दिल्ली एम्स के लोगों में एक श्लोक अंकित है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका सीधा सीधा मतलब है किसी भी धर्म, किसी भी योग को साधने के लिए एक निरोग काया की जरूरत है। किसी भी देश की तरक्की के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, इकोनॉमी को देखा जाता है, लेकिन इन सब का बड़ा आधार है देश का मजबूत हेल्थ सिस्टम। देश तभी तरक्की करेगा जब देशवासी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और आज हम लेखा जोखा देखने निकले हैं, हिसाब किताब करने निकले हैं कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या कुछ काम किया। कहते हैं ना कि निरोगी काया हजार नेमत, या पहला सुख निरोगी काया। किसी भी देश का हेल्थ सेक्टर उस राष्ट्र की इसी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी, वहां की लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सामाजिक आर्थिक स्थिरता को इंडिकेट करता है। यह मापता है कि सरकार अपने नागरिकों को कितनी सुलभ, सस्ती और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं दे पा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले भारत में सबकी पहुंच अस्पतालों, डॉक्टरों तक हो और सबको इलाज की सुविधा मुहैया हो, ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। नरेंद्र मोदी खुद योग, सात्विक खानपान, उपवास और फिट दिनचर्या वाली एक ऐसी शख्सियत जिनसे करोड़ों लोगों को एक हेल्थ गाइड जैसी प्रेरणा मिलती है। जब मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली तो उन्होंने देश के स्वास्थ्य को आखिर कितनी अहमियत दी? पिछले 12 वर्षों में भारत का हेल्थ सेक्टर आखिर कितना सुधरा? मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव किए। सबके लिए स्वास्थ्य है, इसी सोच के साथ सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं लेकर आई, जिसका टारगेट था आम जनता को अच्छा, सस्ता और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। आयुष्मान भारत कार्ड इसी का हिस्सा रहा। सरकार इसको जन जन तक ले गई। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, जनता को हेल्थ इंश्योरेंस मिले, इस पर सरकार ने योजना बनाई। बड़े बड़े अस्पतालों की चेन हो, सस्ता और आसानी से उपलब्ध वैक्सीनेशन। कोविड महामारी के दौरान देखा जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर करवाया। इसी के साथ बात अगर हम करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल उसका होना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि रहा है। अगर बात करें इसके अलावा टूरिज्म, हेल्थ को लेकर के भी, यानी मेडिकल टूरिज्म को लेकर के भी सरकार ने पूरा फोकस किया और उस पर भी लगातार काम किया। नतीजा ये हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे पर फोकस किया, क्योंकि इसकी कमी की वजह से गरीब और मिडिल क्लास भारी मुसीबत झेल रहा था। देश के सबसे बड़े माने जाने वाले एम्स अस्पतालों पर भारी बोझ था। देश के दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए अपने शहर और राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक तो देश में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की संख्या बेहद सीमित थी, साथ ही उसमें बिस्तरों की संख्या भी बेहद कम थी। अस्पताल में भर्ती होना मुश्किल था, तो भर्ती होने के बाद भी डॉक्टर से लेकर कई तरह के टेस्ट, इलाज और दवाओं की किल्लत थी। यही वजह रही कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल से हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे पर पूरा फोकस किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, वहां बेड और सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। देश में एम्स का विस्तार हुआ, दूसरे मेडिकल कॉलेजों की संख्या के साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ी। वर्ष 2014 के मुकाबले आज 2026 तक देश में एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 25 हो गई है, जिनमें से 20 एम्स पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। 2014 में देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि 2026 तक इनकी संख्या 819 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2014 में पूरे देश में मात्र 51,348 MBBS सीटें थीं,
जो आज बढ़कर 1,23,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसे ही साल 2014 में देश में लगभग 31,185 पीजी सीटें थीं, जो अब बढ़कर 74,000 से ज्यादा हो गई हैं। साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जो है कि उनकी जो काम करने की पद्धतियां है तो बहुत ही अच्छी है। क्या वो सभी को साथ में लेके चलने की जो उनकी रहती, क्योंकि उनका नारा ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो डिजिटलीकरण में भी हमारा मंत्रालय बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। AI को भी हमने हमारे आयुष में अभी शामिल किया है कि AI बेस भी हम लोगों तक कैसे वहाँ जा सकते। डिजिटलीकरण से भी बहुत सारे हमने योग संगम पोर्ट हमने निकाला है कि जहाँ पर भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म की बात की, देखो अभी मेडिकल टूरिज्म भी आयुष के माध्यम से बहुत सारा हमारे देश में बढ़ रहा है। उसके लिए हमने अभी आयुष वीज़ा भी हमने लाया था कि आयुष वीज़ा के माध्यम से तो बहुत सारे जो विदेशी लोग जो है तो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हमारे देश में आते हैं। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में खासतौर से जब श्री नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, पहली बार उन्होंने स्वास्थ्य पे बेसिक सुविधाओं पे बहुत ध्यान दिया था और उन्होंने बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाने के सारे प्रयास करे थे। बहुत दिन बाद 17 साल बाद प्राइमरी हेल्थ केयर नीति जो है दोबारा निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत जोर दिया गया था कि जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं जिला स्तर पर, उनके ऊपर बहुत काम किया जाए ताकि मरीजों को बड़े अस्पतालों में धक्के न खाने पड़े। ये कामयाब हुआ। मोदी सरकार के 12 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, खासतौर से आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खासा ख्याल रखा गया है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एकमात्र एम्स है भोपाल में, जिसकी की बेड संख्या अब 750 से बढ़ाकर 960 कर दी गई है। खासतौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत एम्स में बेड संख्या बढ़ाकर 960 कर दी गई है। इसके अलावा मॉडर्न अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कई ICU बेड भी बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 3 से 3.5 हजार मरीज पूरे मध्य प्रदेश से बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर सुविधाओं की बात करें तो अत्याधुनिक उपकरणों के अलावा अब ट्रांसप्लांट होने लगा है, रोबोटिक सर्जरी भी होने लगी है। जो गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपना गंभीर इलाज कराने या गंभीर बीमारियों का इलाज कराने एम्स पहुँचते हैं बड़ी उम्मीद से, और यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा यहाँ पर उनका इलाज होने लगा है। सभी हॉस्पिटल में जो मिलना चाहिए वो सभी मिल रही है। उसमें सब फ्री हुआ इलाज, हमारा आयुष्मान कार्ड लग गया। हम तो 8-10 दिन से लगे, लकवा बेयर पूरी चलेगी, पैर धर पूरा चलेगा। ठीक है, अब आराम है सर। भोपाल एम्स बहुत अच्छी है जी। अभी हम दमोह से आए हुए हैं तो MRI होना है, तो उस वजह से अभी आज रुके हैं, छुट्टी दे रहे हैं। कल 8 बजे जांच के लिए बोल रहे हैं। बाकी सुविधा सही है, खाना पीना, रहना, साफ सफाई, वातावरण सब अच्छे हैं, डॉक्टर सही बोलते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर देने के बावजूद अब सबसे बड़ी समस्या थी महंगे इलाज से गरीबों और मिडिल क्लास को राहत देने की, क्योंकि महंगा इलाज कई बार गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी पर भारी बोझ बन जाता था। वो कर्ज के जाल में फंस जाते थे तो कुछ मामलों में पैसों के अभाव में सही इलाज ना होने पर मौत तक हो जाती थी।
मोदी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए 23 सितंबर 2018 को एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जो देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन गई, आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY का मकसद देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त और क्वालिटेटिव मेडिकल फैसिलिटी देना है। मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2018 को शुरू की योजना ABPMJAY। हर पात्र परिवार को हर साल इलाज के लिए 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिला। स्कीम से जुड़े 36,229 सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिली। इसमें इलाज की पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस सुविधा है। भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की जांच, दवाइयां शामिल हैं, तो डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च भी शामिल है। योजना का विस्तार हुआ और 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को भी सुविधा दी गई। देश के लगभग 62 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर नागरिक स्कीम के दायरे में हैं, जो देश की लगभग 40% आबादी है। देश भर में इसके तहत अब तक 43 करोड़ 52 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की खासियत ये भी है कि इस पॉलिसी में पहले से मौजूद सभी बीमारियां पहले ही दिन से बीमा में कवर हो जाती हैं। टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों के मुफ्त स्क्रीनिंग से गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में पता चल रहा है। इस योजना ने भारत की स्वास्थ्य यात्रा को आम नागरिकों तक पहुंचाया है। ऐसे अनेक काम मोदी जी के समय में हुआ है और उजाला जैसे स्कीम लिया गया, आयुष्मान भारत जैसे कार्ड बनाया गया, ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। लोगों तक पहुंचे, लोग इस सुविधा को ले सके, यही हम आशा करते हैं। जैसे बंगाल में आयुष्मान भारत के कार्ड लागू ही नहीं था, अब लागू कर दिया गया है। दिल्ली में लागू नहीं था, वहां भी लागू हो गया है। इसी तरह से हमारी जो उपलब्धियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की स्कीम हर एक जगह लागू हो। गरीब के लिए जो स्कीम है वो भी लागू हो, गरीब सब सुविधा उठाएं, यही हम आशा करते हैं। अब गरीब परिवार भी बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि जो पहले स्वास्थ्य लाभ लेने में असुविधा होती थी, वो कहीं ना कहीं अब सुविधा बन गई है। हमारे साथ इस वक्त हम अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल में जो लाभार्थी हैं, जो इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त एक माताजी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा महसूस करती हैं, सरकार आपको लाभ दे रही है? स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। कितना अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है कि मदद कर रही है। हम तो पहले कह रहे भगवान खूब मदद कर रही है। मैं ठीक है, पहले से अच्छा है। हाँ जी। मशीनों से आपका उपचार हो रहा है? हाँ जी। पहले ये मशीनें नहीं मिल पाती थी? हाँ, पहले मशीनें कहाँ थी। अब फायदा मिलता है मशीनों का? हाँ, यही मिल जाता है लोकल स्तर पर? हाँ जी। कहीं बाहर नहीं जाना? नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के लिए? ठीक है, और अच्छे काम करें, बेहतर हॉस्पिटल बनाएं, बेहतर काम करें। और हम लोगों की डायलिसिस यूनिट को करीबन 3 साल हो चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल डबरा में जब चालू हुई थी ये, तो हमारे पास अभी भी जो पेशेंट है 13 से 15 पेशेंट हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। और हम 13 से 15 पेशेंटों को आयुष्मान कार्ड के योजना के अंतर्गत वीक में 3 से 4 बार जिनकी डायलिसिस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि सरकार उन्हें प्रोवाइड करा रही है। ये बहुत ही अच्छी एक्चुअली में सरकार की पहल थी, जिसके अंतर्गत केवल डायलिसिस ही नहीं, जिनके पास और भी जो हितग्राही हैं उनको आईपीडी की सुविधाएं, बड़े अस्पतालों में और भी ऑपरेशन जो हो रहे हैं, चाहे वो हड्डी के ऑपरेशन हो या बाकी जो जनरल सर्जरी हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। प्रेम सिंह जी, पहले पिताजी इतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता था, बड़ी बीमारी होती थी, अब इतनी सरकार लाभ दे रही है। क्या कहना चाहिए सरकार की? हाँ, सुविधा तो है, लेकिन पहले ग्वालियर जाना पड़ता था, अब फिर बाद में लोकल में मिल जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब लाइट चली जाती है। बुनियादी ज़मीनी असर अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का ये हुआ कि गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची, सस्ते दाम में पहुंची, और उसके थोड़े दिनों बाद तुरंत जो सस्ते दर की दवाएं हैं, जिसको लोग मोदी जी की दवाई कहते हैं, जो कि सब्सिडाइज्ड मेडिसिन है, उसका बहुत चलन बढ़ गया। इसका असर हुआ है, असर देखने में भी आ रहा है। लोग आके पूछते हैं कि ये जन औषधि योजना की दवाएं सस्ती हैं, ये अच्छी हैं। हम कहते हैं उनसे कि अच्छी हैं, इनको खाइए, इससे पैसा बचाइए।
जेब का जो खर्च है वो करीब 30% कम हो गया है, कहीं कहीं 50% कम हो गया है, लोगों को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए हेल्थ सेक्टर में सरकारी फंड बढ़ाया, जिसका असर कई क्षेत्रों पर दिख रहा है। गरीबों और आम लोगों को इससे जो राहत मिली है, जो आर्थिक बोझ कम हुआ है, उसकी तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार का कुल खर्च बढ़ा है। सरकारी खर्च में हुई बढ़ोतरी और सार्वजनिक निवेश की वजह से आम जनता की जेब से होने वाले खर्च में भारी कमी आई है। पिछले 12 वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग 3 गुना होकर 1,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 3,85,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जीडीपी में हेल्थ पर सरकारी खर्च का अनुपात 2013-14 में जहां 1.15% था, वो अब बढ़कर 1.48% तक पहुंच गया है। कुल स्वास्थ्य खर्च में आम जनता की जेब से किए जाने वाले खर्च का हिस्सा 64.2% से घटकर 43.4% रह गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2.7 गुना बढ़कर 1,042 रुपए से 2,786 रुपए हो गया है। देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 28.6% से बढ़कर 43.7% हो गई है। सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों पर सामाजिक सुरक्षा व्यय कुल खर्च का 6% से बढ़कर 9.9% हो गया है। मोदी सरकार ने सिर्फ अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि दिन पर दिन महंगी होती दवाएं और चिकित्सा उपकरण आम आदमी की पहुंच में हों, इसका भी ख्याल रखने की कोशिश की। मोदी सरकार ने चिकित्सा उपकरणों और स्टेंट के दामों में कमी की। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के माध्यम से डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज की दवाएं, कोरोनरी स्टेंट और नी इम्प्लांट्स यानी घुटना प्रत्यारोपण के कीमतों को भारी मात्रा में कंट्रोल किया गया है, जिससे मरीजों को हर साल करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। साथ ही लोगों तक सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जन औषधि केंद्र खोलकर दवाओं की कीमतों पर कंट्रोल किया गया। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के तहत देश भर में 18,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90% तक कम कीमत पर 2,100 से ज्यादा हाई क्वालिटी जेनरिक दवाएं और 315 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। इन केंद्रों पर भारी भीड़ होती है। लोग लाइन में लगकर सस्ती दवाओं की इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने से बीमार कस्टमर्स की हर साल लगभग 8,400 करोड़ की बचत हुई है। प्रधानमंत्री के जन औषधि केंद्र की ये जो सुविधा है, इससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि इनको जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन सस्ती प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पर हम लोगों से पूछना चाहेंगे, भैया कितना फायदा आपको जन औषधि केंद्र के बनने से हो रहा है? बिल्कुल फायदा हो रहा है इससे क्या है, सस्ती दवाई, बिल्कुल कोई इशू नहीं है और काफ़ी मतलब रेट में काफ़ी फ़र्क है। जैसे हम हिमाचल से हैं, अभी यहाँ इलाज चल रहा है तो हम यहाँ से लेके जाते हैं उधर। बाहर से बिल्कुल कम। अभी तो ये बाहर 400 कुछ रुपए का मिलता था, अभी 110 रुपए में मिला है। सिर्फ 110 रुपए में बाहर 400। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खुलना चाहिए। पहले भारत का स्वास्थ्य ढांचा मुख्य रूप से इलाज पर केंद्रित था, लेकिन अब ये वेलनेस और रोकथाम आधारित सिस्टम में बदल चुका है। सरकारी खर्च बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम भी बना और प्राथमिक देखभाल तंत्र को मजबूत किया गया। इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया। वहीं डिजिटल हेल्थ मिशन ने हर नागरिक को हेल्थ रिकॉर्ड से जोड़ा। मोदी सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि प्राइमरी हेल्थ को घर के करीब लाने के लिए 1,84,000 से ज्यादा सब हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड किया गया। इन PHCs को अपग्रेड कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया, जिससे अब हर नागरिक को घर के पास ही व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
जनजातीय जिलों में भी हजारों AAMs बनाए गए हैं। इनसे दूर दराज इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन ने भारत को दुनिया का अग्रणी टेलीमेडिसिन देश बना दिया है। अप्रैल 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 45 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन कंसल्टेंसी हुई है। इससे दूर दराज इलाकों में भी एक्सपर्ट डॉक्टरों तक पहुंच संभव हुई है। अब गांव का मरीज भी विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकता है। साथ ही अब हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल है, जिससे इलाज और ट्रैकिंग आसान हो गई है। इसी तरह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा के जरिए नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इससे मरीजों को पुराने पर्चे संभालने की समस्या से मुक्ति मिली है और डॉक्टर आसानी से रिकॉर्ड देखकर इलाज कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों में 78 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स बनाए गए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA की तरफ से जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 90 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने जो है वो डिजिटल क्रांति देखी है। बिल्कुल, इस डिजिटल क्रांति के बाद जो है एक तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी बदल सी गई है और हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख रहे हैं जो YouWin पोर्टल आया है उसमें। और जैसे कि आपने देखा था कि कोविड के टाइम में कोविन वैक्सीन डिलीवरी कितनी आसान हो गई थी, उसी तरह YouWin पोर्टल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी कर दी है महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, अब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। ये YouWin पे किस तरीके से पोर्टल पे जो है तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। मैम, जब से ये पोर्टल आ गया है आप लोगों के लिए और मरीज़ों के लिए कितनी ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि अब पेपर वर्क जो है वो कम हो गया है। नहीं, पेपर वर्क तो कम हो ही गया है। सबसे बड़ी बात है कि मरीजों को भी सुविधा अपने आप वो भी देख सकता है अपना डाटा, और पूरा 100% अब फर्जिफिकेशन भी नहीं हो सकता इसमें। जब ऑनलाइन कोई चीज़ चढ़ेगी तो एकदम सब बढ़िया ही होगा ना, तो इससे तो बहुत एडवांटेज है। सब अच्छा है, पूरा हमारा रिकॉर्ड, पूरा डाटा मेंटेन होता है, ऊपर तक मॉनिटर हो सकता है इससे। और साथ ही में मैम, अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें किशोरियों के लिए भी वैक्सीन है, तो उसको आप कितना फुटफॉल देखते हैं हॉस्पिटल में, कितने ज़्यादा वो जागरूक हैं इस चीज़ को लेके? नहीं, अब तो बहुत जागरूकता है हमारे यहाँ, आ भी नहीं, अच्छा लग भी रहा है। हमारे यहाँ जब से शुरू हुआ है कैंपेनियम डेली लग ही जाता है। एक दो वैक्सीन हमारे यहाँ जो शुरू हुई है, जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है हमारे यहाँ, तो अच्छा है, लग रहा है उसका। आपको कैसा लग रहा है? और वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रचार प्रसार थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। ई संजीवनी मिशन जो है उससे उन लोगों को लाभ हुआ है जो टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और ये अब इंटरनेट गांवों से दूर नहीं है, इसलिए इससे बहुत बड़ी संख्या में खास तौर से यंग बच्चे, यंग उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, और यंग पॉपुलेशन इससे बहुत बड़ी तादाद में लाभान्वित हुई है। आयुष्मान डिजिटल मिशन के अंतर्गत बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है और इससे बहुत ज्यादा बच्चों के टीकाकरण का विस्तार हुआ है। अभी हाल ही में मोदी जी ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में भी बात की है, उससे हम यंग बच्चों में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगा के उनके जो वयस्क काल की सर्वाइकल की कैंसर की बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा का टीका, टाइफाइड का टीका और कुत्ते के काटने के टीके सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगते हैं। मोदी सरकार के सामने 2019-20 में हेल्थ इमरजेंसी कोरोना काल में खुद को साबित करने का संकल्प था, तो मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविशील्ड का रिकॉर्ड समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक पूरा कर सका। साथ ही 100 जरूरतमंद देशों को भी कोरोना में मदद की। हेल्थ सेक्टर में मोदी सरकार की चुनौतियों की बात करें तो देश के अंदर भी कई बीमार अस्पतालों का इलाज अभी बाकी है, तो कई खास तरह की इनिशिएटिव के बावजूद भारत की स्थिति वर्ल्ड हेल्थ केयर रैंकिंग में पीछे है। नम्बियो की तरफ से प्रकाशित 2026 हेल्थ केयर इंडेक्स में भारत 65.5 के स्कोर के साथ दुनिया में 45वें स्थान पर है।
इस लिस्ट में टॉप पर ताइवान है, फिर दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की है। डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र और इसका सीधा फायदा आम लोगों को भी मिला है। कई हेल्थ इंडेक्सेस ये बताते हैं कि विकासशील देशों में भारत हेल्थ सेक्टर में एक उभरता हुआ सितारा है।